So hello everyone, welcome to Engineer Career Point platform. So basically in this particular video what I am going to discuss, मैं जो basically आपके पास में लास्ट ईयर 2024 में SDO के लिए सब और डिविजनल ऑफिसर के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था ऑन द 10th ऑफ नवंबर को, उसका सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करूंगा, उस पेपर का सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक एनालिसिस, एक आइडिया लगता है कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछते हैं, तो उससे थोड़ा सा क्लैरिटी मिलती है तैयारी को कैसे कंटिन्यू किया जाएगा। बाकी उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस भी एनालाइज किए जाएंगे साथ में। नाउ एक और बात जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन की, अगर हम बात करें पंजाब में 2027 में, यू नो वेरी वेल कि आपका इलेक्शन होगा, इलेक्शंस होंगे एंड इलेक्शन से पहले देयर विल बी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको बहुत सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखाई देंगी। चाहे हम बात कर रहे असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर के लिए, या फिर चाहे आप बात कर लें डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, लाइक आपका PWD होता है, इरीगेशन डिपार्टमेंट्स होता है। बाकी इसकी बात करें तो असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर की एंड PW की देयर इज प्रोबेबिलिटी कि इसी साल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में। सो उस समय आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि देयर विल बी ट्राइंग, बेसिकली गवर्नमेंट विल बी ट्राइंग कि पूरे के पूरे प्रोसेस को इलेक्शन से पहले कंप्लीट कर दिया जाए। तो नोटिफिकेशन दे के फिर वो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने के। सो मच बेटर ऑप्शन आपके पास में ये होगा कि अगर आपको तैयारी करनी है सो आप उसको अभी टाइमली चीज़ों को शुरू कर दें, ताकि जब तक आपके पास में नोटिफिकेशन आए उस समय तक आप एक अपना रिवीजन के फेज में जा चुके हो, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका हो। सिलेबस इज लेंथी, सो टाइमली शुरू करोगे तो टाइम पे खत्म भी हो जाएगा सिलेबस ना। चलिए, सो उसके लिए बेसिकली मैं जस्ट यही था कि मेरा बोलने का पॉइंट कि बहुत ज़्यादा वेट मत करिए। नोटिफिकेशन तो आएगा, इलेक्शन है तो डेफिनेटली वैकेंसीज आएंगी। ये तो एक पैटर्न है जो हर जगह हर टाइम ऑब्जर्व किया जाता है। बिफोर द इलेक्शन देयर विल बी वैकेंसीज। सो जस्ट लेट्स मूव टू द मेन पॉइंट। तो मेन पॉइंट ये है कि 10th ऑफ नवंबर को 2024 को जो आपका पेपर हुआ था PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन SDO एग्जाम के लिए, उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। इसका एक पार्ट मैं आपसे ऑलरेडी बना चुका हूँ। इफ यू चेक आउट ऑन द सेम चैनल, अगर आप यूट्यूब चैनल पे चेक करेंगे तो आपको एक पार्ट इसका मिलेगा जिसमें मैंने हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करे हैं, जो पूछे गए थे उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको बताया। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हाइड्रोलॉजी प्रॉब्लम्स। हाइड्रोलॉजी भी आए थे, अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, लगभग 4-5 क्वेश्चन आपको दिखाई दिए थे। तो 4-5 क्वेश्चन कम नहीं होते, आउट ऑफ द 100 अगर बात करें 4-5 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट से अगर आ रहे हैं तो वेटेज इज वेरी गुड, मतलब ये कह सकते हैं आप ना। और बाकी क्वेश्चन भी काफी अच्छे थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अच्छे वैरायटी के न्यूमेरिकल इन लोगों ने पूछा था आपसे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन शुरू करते हैं अपना विदाउट कोई डिले किए। सो एज यू कैन सी दैट इज द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC SDO सब डिविजनल ऑफिसर एग्जाम 10th ऑफ नवंबर 2024 को ये करवाया गया था। इसका मैं सेट A आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज क्लियरली बोल रहा हूँ कि आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सेट A। सेट A बेसिकली अलग अलग सेट्स में हुआ था ना पेपर आपके पास, तो मैं सेट A के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। नाउ सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विदाउट एनी काइंड ऑफ द डिले। टॉपिक मैंने आपको बताया है कि आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ द हाइड्रोलॉजी। मैं आपसे हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ठीक, हाइड्रोलॉजी के देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस जो रखा है ना क्वेश्चंस का, वही सेम रखा है जिस सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपके पास में पेपर में क्वेश्चंस थे, सो दैट नंबरिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, इससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं अदरवाइज प्रॉब्लम्स रहती हैं। सो वही सेम नंबर उठाए हैं हमने क्वेश्चंस के जो पेपर में दिए हुए थे। सो फर्स्ट आपके पास में आता है दैट इज द 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन था आपके पास हाइड्रोलॉजी से दिया हुआ। So just check out the question, hydrology questions and the solution. So that was the question given to you. Now in this question what they are saying ki the Thyssenes weights of 4 rain gauges A, B, C and D covering a river basin, yes, are 0.15, 0.25, 0.30 and 0.30 respectively. If the average depth of the rainfall for the basin is 5 centimeter, okay. So the rainfall recorded at B, C and D stations are 5 centimeter, 4 centimeter and the 5 centimeter respectively. Then what is the rainfall of the station number A? So firstly मतलब basically we will be discussing about the concept, little bit concept मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। After that we will be coming back to the solution. So question में बोला कि थिसीन मेथड आपने यूज किया है, ठीक है, एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। जिसमें हमारे पास में 4 रेन गेज स्टेशन इन्होंने दिए हैं A, B, C and D। अलग अलग रेन गेज स्टेशंस पे आपको वेट्स का वैल्यू दिया है, दे हैव मेंशन्ड द वैल्यू ऑफ द वेट्स। वेट्स मतलब लाइक कितना 0.15, 0.25, 0.30 एंड 0.30। इसका मीनिंग होता क्या है वेट का, वो मैं भी आपसे डिस्कस भी करूंगा जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स। नाउ एवरेज रेनफॉल जब आपने थिसीन मेथड को यूज किया तो आपके पास जो निकल के आया दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंड जो अलग अलग स्टेशन पे दैट इज B स्टेशन पे, C स्टेशन पे एंड D स्टेशन पे जो आपका रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ वो हुआ 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड अगेन 5 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा है A स्टेशन पे कितना रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ था, ये पूछा है।
सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली इसका मैं थोड़ा सा आपसे कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि थिसीन मेथड में हम लोग करेंगे क्या। इफ यू चेक आउट द थिसीन मेथड, सो इन द थिसीन मेथड हम लोग करते क्या है कि जो हमारे पास मान लो कोई भी एक एरिया है, उस एरिया में ना डिफरेंट डिफरेंट रेन गेज स्टेशन हमने लगा रखे हैं, एंड हर एक रेन गेज स्टेशन पे कितना कितना बारिश हुआ है ये चीज हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए अब क्या किया जाता है इस मेथड में, आप हर एक उस पूरे टोटल एरिया का ना कुछ कुछ पार्ट, थोड़ा थोड़ा पार्ट हर एक रेन गेज स्टेशन में डिवाइड कर देते हो। लाइक आउट ऑफ द टोटल एरिया सम पार्ट विल बी गिवन टू द स्टेशन नंबर ए, सम ऑफ द एरिया विल बी गिवन टू द स्टेशन नंबर बी, सम ऑफ द एरिया विल बी गिवन टू द स्टेशन नंबर सी, सम ऑफ द एरिया विल बी गिवन टू द स्टेशन नंबर डी। So out of the total area we will be dividing the total area into several parts में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, और हर रेन गेज स्टेशन को कुछ ना कुछ एरिया हम लोग दे देते हैं। थिसीन पॉलीगन में अब ये काम कैसे किया जाता है, थिसीन मेथड में कैसे करते हैं, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दिखाऊंगा कि जो टोटल एरिया है उसका कुछ कुछ पार्ट आपने अलग अलग स्टेशन को डिवाइड किया, ये कैसे करते होंगे हम लोग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए लेट अस सपोज करो कि मेरे पास में कोई, मैंने इस तरह से कंसिडर किया, दैट इज ए स्टेशन, दैट इज बी स्टेशन एंड दैट इज सी स्टेशन। अब ये इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, एरिया को अलग अलग स्टेशन में डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। सपोज ये स्टेशन है, ये स्टेशन नंबर बी है, ये स्टेशन नंबर सी है। स्टैंडर्ड स्टेप है विच हैज टू बी फॉलोड। सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, इन सभी स्टेशंस को एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे, इन सभी स्टेशंस को एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। किसकी हेल्प से, स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से। अब आप क्या करेंगे, इन सब स्ट्रेट लाइंस पे ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाओगे। लाइक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने कुछ ऐसे बनाया है, ठीक है, एंड इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने कुछ ऐसे बनाया, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने कुछ ऐसे बनाया है, समथिंग लाइक दिस। ठीक, तो अब इनको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे ना, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दे आर मीटिंग हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, अब आपको यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो पूरा एरिया था ना इन स्टेशंस के बीच में, दैट एरिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स में वो डिवाइड हो चुका है। किस तरीके से, देखो एक एरिया तो ये हो गया आपके पास में, क्लियर, दूसरा एरिया आपके पास में ये हो चुका है, दिस इज द दूसरा एरिया, एंड दिस इज द, यू कैन से दैट इज द, इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग, दैट इज द थर्ड एरिया, ये थर्ड एरिया है। तो इस पूरे एरिया का कुछ पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट बी स्टेशन के पास आ जाएगा। ओके, पूरे एरिया का ये वाला पार्ट ए स्टेशन के पास आ जाएगा, पूरे स्टेशन का ये वाला पार्ट सी स्टेशन के पास में आ जाएगा, दैट विल बी कमिंग टू द स्टेशन नंबर सी। अब क्या होगा, सिंपल, लेट अस सपोज ए के पास जो एरिया आया ना, मैंने उसको बोल दिया ए बोल दिया, ठीक है। बी के पास जो एरिया आया मैंने उसको क्या बोल दिया, इसको, यानी कि इसको मैंने ए बी बोल दिया है। ओके, सी के पास जो एरिया आया इसको मैंने बोल दिया है ए सी बोल दिया है, आई हैव गिवन इट एज ए सी। ठीक, अब लेट अस सपोज करो कि पी पे जो रेनफॉल, सॉरी ए पे जो रेनफॉल हुआ, जो बारिश हुई ए स्टेशन पे, उसको हमने पी ए बोला। बी स्टेशन पे जो बारिश हुई उसको हमने पी बी बोल दिया है। सी स्टेशन पे जो बारिश हुई है उसको हमने पी सी बोल दिया है। क्लियर है। अब यहां से आपको हर एक स्टेशन पे रेनफॉल पता है, कितना कितना रेनफॉल हुआ है, और हर एक स्टेशन पे आपको पता है कि उस स्टेशन के पास कितना एरिया आ रहा है। सो एवरी स्टेशन हैज बीन गिवन सम एरिया, ठीक है, तो उसको यूज करना है अब आपको एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए। तो हर एक स्टेशन पे आपको एरिया भी पता है, हर एक स्टेशन पे आपको रेनफॉल भी पता है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एवरेज रेनफॉल, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज अ वेटेड एवरेज निकालना होगा आपको इनका। और वेटेड एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। हाउ टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज, तो एवरेज निकालना है ना, वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज। एवरेज को मैंने पी बार से डिनोट किया। सो एवरेज कैसे निकालूंगा, वेरी सिंपल, दैट इज पी ए इंटू ए ए प्लस पी बी इंटू ए बी प्लस पी सी इंटू ए सी और डिवाइडेड बाय दिस टोटल एरिया, दैट इज ए। तो ये वेटेड एवरेज निकालने का तरीका होता है। आपने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे ना, अदर सब्जेक्ट्स, तो उन सब्जेक्ट्स में भी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी आपने ये मेथड फॉलो किया होगा वेटेड एवरेज निकालने का। अब देखो सिंपल क्या है इसमें, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना, इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन ए डिफरेंट फॉर्म। इसको हम एक अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अलग फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये तो पूरा प्रोसेस हमें क्लियर हो चुका है। नाउ हाउ इट कैन बी रिटन इनटू द डिफरेंट फॉर्म। देखिए मैंने जो यहाँ पे आपको बताया है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज की P बार इज इक्वल टू पी ए इंटू ए बाय ए लिख सकते हो। ओके, प्लस इसको लिख सकते हो पी बी इंटू
ए बी बाई ए लिख सकते हो, ओके, प्लस इसको लिख सकते हो पी सी इंटू ए सी बाय ए लिख सकते हो। क्लियर है? ओके अब ये जो देखो सेम तरीका है, बस उसको लिखने का तरीका चेंज किया। अब ये जो टर्म है ना यहाँ पे, दैट इज ए बाय ए, दैट इज ए बी बाय ए, दैट इज ए सी बाय ए, इन्हीं को हम बोलते हैं वेटेज फैक्टर। दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज द वेटेज फैक्टर, कि कितना वेटेज दिया आपने हर एक स्टेशन को, इसी को वेटेज फैक्टर कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन में ना आपको इसने इन्हीं चीजों की वैल्यू दी है, दैट इज 0.15, 0.25, 0.30 एंड 0.30। ये वेटेज फैक्टर्स ही आप लोगों को मेंशन किए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो यही एक समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज बताई है। तो अगर आप इसमें आप चेक करेंगे तो अब तो कुछ बचता ही नहीं है क्वेश्चन में ना। देखो ए स्टेशन पे कितना रेनफॉल हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेनफॉल ऑफ स्टेशन नंबर ए, ये दिया है ना इसने, ए स्टेशन का रेनफॉल निकालना है आपको, बाकी ठीक है। ए बाई ए स्टेशन के लिए वेटेज फैक्टर कितना है, दैट इज 0.15 है। क्लियर है? बी स्टेशन पे रेनफॉल कितना हुआ आपका दिया है क्वेश्चन में इसने, दैट इज 5 सेंटीमीटर हुआ। तो पीबी इसने दिया है आपको, दैट इज 5 सेंटीमीटर, और इसके लिए वेटेज कितना दिया है, 0.25 दिया है। क्लियर है? सी स्टेशन पे रेनफॉल कितना हुआ है, 4 सेंटीमीटर हुआ है, ये दे रखा है, और इसके लिए वेटेज कितना दिया है इसने, 0.30 वेटेज दिया है। क्लियर है? इसी तरीके से डी स्टेशन पे मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, सेम प्रोसेस है। तो कैसे करोगे, उसका रेनफॉल कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर अगेन दिया है, उसका वेटेज दिया है 0.30 बस। तो आपके पास सारी चीजें हैं, ऑल द पैरामीटर यू नो वेरी वेल। आपको जस्ट ये एक अननोन कैलकुलेट करना है, और एवरेज रेनफॉल भी इसने आपको दिया है, कितना है वहां पे, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो कुछ भी नहीं बचा कैलकुलेशन। नाउ सिंपली आई विल बी व्हाट डूइंग द क्या कहते हैं, कैलकुलेशन करूंगा। अब तो सिंपल, ये जितनी थ्योरी मैंने आपको बताई ना, दिस कंप्लीट थ्योरी इज इन द रिटन फॉर्म एज वेल। देखो पूरी थ्योरी लिखी हुई है, सेम लिखी हुई है। सो इस मेथड में, इन दिस मेथड एक्जैक्टली द सेम थिंग्स आर गिवन। इन दिस मेथड द रेनफॉल रिकॉर्डेड एट ईच स्टेशन इज गिवन अ वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया क्लोजेस्ट टू द स्टेशन, एंड द एवरेज प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। यही सेम चीज मैंने आपको बताई थी ना। तो हो गया क्या आपके पास में, एक तरह से समीशन नहीं बोल सकते आप, समीशन ए आई पी आई अपॉन टोटल एरिया, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है? एवरेज रेनफॉल निकालने का तरीका। तो एवरेज रेनफॉल निकाला जाता है इस तरीके से, वेटेड एवरेज निकाल के ना, हर एक स्टेशन को कुछ एरिया डिवाइड कर देते हो, कुछ वेटेज देते हो एरिया के फॉर्म में। ये मैंने बताया था, ए आई बाई ए को क्या बोलेंगे हम लोग, वेटेज फैक्टर कहेंगे। नेक्स्ट ए जो हो जाएगा ये टोटल कैचमेंट एरिया हो जाएगा, जो टोटल एरिया है आपके पास में ना। यस, इसको लिखने का दूसरा तरीका भी मैंने आपको भी बताया जस्ट। तो ये इसको जनरल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को ना, P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 प्लस कहां तक, Pn AN अपॉन A1 प्लस A2 प्लस AN तक, कहां तक, AN तक टोटल एरिया आ जाएगा। सो दिस इज क्लियर ना। सो दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेटेड एवरेज मेथड। इसको हम लोग वेटेड एवरेज मेथड भी कहते हैं। दैट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, नाउ आई विल बी सिंपली पुटिंग द वैल्यूज एंड गेटिंग द आंसर। अब मैं सिंपल वैल्यू को पुट करूंगा और आंसर कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा कि भैया क्या आंसर निकल के इसका आ रहा है। ये चीज भी मैंने आपको बताई थी जस्ट। इन दिस मेथड एडजेसेंट स्टेशंस आर जॉइंड बाय द स्ट्रेट लाइंस। ये बताया था कि हर एक स्टेशन को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे, फिर उनको ना बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करके कुछ कुछ पार्ट्स दे दोगे एरिया का, थोड़ा थोड़ा एरिया डिवाइड कर दोगे हर एक स्टेशन पे। सो नाउ अभी देख लेते हैं क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं करके जस्ट। सो एवरेज दिया था आपको, कितना एवरेज दिया था, यस एवरेज रेनफॉल इस क्वेश्चन में इसने आपको मेंशन कर दिया है डाटा। सो मैं इधर ही कर देता हूँ इसकी कैलकुलेशन पास में ना। यस कितना दिया है आपको भैया, 5 सेंटीमीटर दिया है एवरेज। नाउ पी ए मुझे कैलकुलेट करना है, इसके लिए वेटेज दिया है आपको 0.15 दिया है। क्लियर, प्लस में पी बी आपको दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर दिया है। यस 5 सेंटीमीटर दिया है, और इसका वेटेज कितना दिया है आपको, 0.25 दिया है। क्लियर, प्लस पी सी कितना दिया आपको, दैट इज गिवन एज द 4 सेंटीमीटर, और इसका वेटेज कितना दिया आपको, 0.3 दिया है। नेक्स्ट पी डी कितना दिया है आपको, अगेन 5 सेंटीमीटर दिया है, और इसका वेटेज भी 0.3 ही दिया है। सारे पैरामीटर नोन है, बस एक पी ए कैलकुलेट करना है आपको। अब तो इसमें कुछ बचा नहीं है, इसकी जस्ट कैलकुलेशन करके यू कैन सिंपली सॉल्व इट आउट। इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व करके देख सकते हैं कितना आएगा निकल के आपके पास में। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा आपके पास में, 5 इंटू 0.25 दैट इज दिस मच, प्लस 4 इंटू 0.30 प्लस 5 इंटू 0.30 3.95 डिवाइडेड बाय 0.15। ओके 7 आ रहा है आंसर ना। सो यस द आंसर इज 7 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डिस्कस करना है, यस दैट इज द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक हाइड्रोग्राफ. हाइड्रोग्राफ से क्वेश्चन आया है. द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी ईयर किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे उठा के, यू विल गेट द क्वेश्चन ऑन द हाइड्रोग्राफ टॉपिक. हाइड्रोग्राफ से न्यूमेरिकल पूछा इसने. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल बी कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज इसने दी है आपको और क्या करना होता है. हाइड्रोग्राफ एक्चुअली मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं एक बार ना. देखिए, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हाइड्रोग्राफ एक्चुअली एक तरह से ग्राफ होता है, कर्व होता है, जो हम लोग किसके बीच में प्लॉट करते हैं. दैट इज एक्चुअली प्लॉटेड बिटवीन द डिस्चार्ज एंड द टाइम. बेसिकली डिस्चार्ज एंड टाइम के बीच में एक कर्व प्लॉट किया जाता है. दैट इज प्लॉटेड बिटवीन द डिस्चार्ज एंड द टाइम. क्लियर है. किसी भी एरिया पे बारिश होगी, किसी भी रीजन पे बारिश हुई, बारिश के बाद में कुछ रन ऑफ क्रिएट होगा. दैट रन ऑफ विल बी गोइंग टू द रिवर्स. वो रन ऑफ किधर फ्लो करने की कोशिश करेगा, रिवर्स में फ्लो करने की कोशिश करेगा. सो उस रिवर में ना डिस्चार्ज वेरी करना शुरू हो जाएंगे. द डिस्चार्ज विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन टू द रिवर. सो बेसिकली वही होता है कि किसी भी कैचमेंट एरिया पे जब बारिश होती है तो उस बारिश की वजह से डिस्चार्ज का वेरिएशन क्या निकल के आता है टाइम के साथ में, वही चीज बताने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोग्राफ. अब रन ऑफ मेनली, रन ऑफ के बारे में बात करेगा. रन ऑफ डिस्चार्ज की बात कर रहा होता है मेनली ना. अब रन ऑफ में मेनली दो चीजें आ जाती हैं. कुछ तो फ्लो ऐसा होगा जो कि एकदम से सडनली गिरेगा सरफेसेस के ऊपर, रिवर्स की तरफ भागने की कोशिश करेगा. देयर विल बी सम फ्लो जो कि ग्राउंड के नीचे पास करेगा पहले, और ग्राउंड के नीचे से पास करके धीरे 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 टाइम के साथ में रिवर्स की तरफ जाएगा. दैट इज दैट पार्ट. तो दो पार्ट में ब्रेक किया. एक किया इसको रन ऑफ को हमने डायरेक्ट रन ऑफ में, जो कि डायरेक्टली रिवर्स की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तेजी से. और दूसरा हो गया आपका बेस फ्लो, जो कि धीरे 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 जाएगा रिवर्स की तरफ. तो इन दोनों का जो सम, तो दोनों का वो हाइड्रोग्राफ. बेसिकली हाइड्रोग्राफ का मैंने आपको मीनिंग बताया. डिस्चार्ज का आइडिया देगा, रिवर में कैसे कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ में किसी बारिश होने के बाद में. नाउ अगर मैं इस डिस्चार्ज में अगर दोनों को इंक्लूड करता हूं, दोनों को इंक्लूड करने का मतलब आप डायरेक्ट रन ऑफ को भी इंक्लूड करते हो और बेस फ्लो को भी इंक्लूड करते हो ना, तो ये कहलाता है फिर आपका फ्लड हाइड्रोग्राफ. दैट विल बी कॉल्ड एज द फ्लड हाइड्रोग्राफ. फ्लड हाइड्रोग्राफ बोलते हैं हम इसको ना. तो बेस फ्लो मतलब जो धीरे 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 ग्राउंड के नीचे जाएगा रिवर्स की तरफ, और डायरेक्ट रन ऑफ मतलब जो एकदम से जाएगा रिवर्स की तरफ ना, तेजी से जाएगा जो एकदम से. सो अगर मैं दोनों को इसमें इंक्लूड करता हूं तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, फ्लड रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आप इसको कहोगे. जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी है, इसमें मैंने ना डायरेक्ट रन ऑफ को भी ऐड किया, साथ में मैंने इसको बेस फ्लो को भी ऐड किया. तो ये मेरा एक तरह से डायरेक्ट यहाँ बेसिकली फ्लड रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बन गया. इस फ्लड रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का आपको इस तरीके से पीक दिखाई दे रहा है. अगर आप इसको चेक करेंगे ना, अलग अलग टाइम पे आपको इसके अलग अलग ऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, अलग अलग डिस्चार्जेस की वैल्यू दिखाई दे रही है अलग अलग टाइम पे. ऑर्डिनेट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं डिस्चार्ज के ना. यस, तो इसकी एक पीक वैल्यू भी तो दिख रही होगी हमें. दैट इज द पीक डिस्चार्ज. एक्चुअली ये पीक वैल्यू हो गई ना भाई, इसको कहते हैं पीक ऑफ द फ्लड हाइड्रोग्राफ. तो पीक कितना हाईएस्ट मैक्सिमम डिस्चार्ज आपको दिखाई देगा टोटल हाइड्रोग्राफ, टोटल मतलब बेसिकली रन ऑफ के कारण, कंप्लीट रन ऑफ के कारण. दैट इज फ्लड हाइड्रोग्राफ का, उसको पीक बोलते हैं. दैट इज द पीक ऑफ द फ्लड हाइड्रोग्राफ. मतलब टोटल कितना मैक्सिमम वैल्यू जो डिस्चार्ज की मेरे को दिखी, और दोनों को ऐड करके, डायरेक्ट वाले को भी और फ्लड बेस फ्लो वाले को भी ऐड करके जो मैक्सिमम दिखा उसको मैंने बोला पीक ऑफ द फ्लड हाइड्रोग्राफ बोल दिया. ओके फाइन. नेक्स्ट, अब सपोज करो इसमें से ना मैं अगर बेस फ्लो वाले जो ऑर्डिनेट्स थे ना, टोटल जो ऑर्डिनेट्स थे, इनमें से अगर मैं बेस फ्लो वालों को माइनस करता चला जाऊं, मतलब बेस फ्लो वाले पार्ट को मैं क्या कर रहा हूं, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं. अगर मैं बेस फ्लो वाले को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो फिर मेरे को सिर्फ क्या दिखाई देगा, हमें सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट दिखाई देगा ना. बस बेस फ्लो से ऊपर वाला पार्ट आपको सिर्फ दिखाई देगा. बेस फ्लो माइनस कर दो, ऊपर वाला पार्ट दिखेगा सिर्फ. अलग अलग ऑर्डिनेट दिखेंगे ना सिर्फ इस ऊपर वाले पार्ट में, फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स आपको दिखाई देंगे इस ऊपर वाले पार्ट में. एंड इसका भी तो एक पीक फिर आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक का. तो यानी कि ये जो हाइड्रोग्राफ बना ना आपके पास में बेस फ्लो को माइनस करने के बाद में, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ एक तरीके से. ठीक है, और इसका भी तो एक पीक दिख रहा है आपको, ये वाला पीक जिसमें से बेस फ्लो को माइनस कर दिया मैंने ना, बेस फ्लो हटा दिया, तो जो बचेगा ना ऊपर वाला पार्ट, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. और इसका पीक कैसे निकलेगा फिर आपके पास में, जो पीक था ना फ्लड रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का, उसमें से बेस फ्लो को माइनस कर दो आप लोग, जस्ट सब्ट्रैक्ट द बेस फ्लो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्ट. तो ये बचेगा आपके पास, सिर्फ पीक बच जाएगा किसका, ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. द पीक ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ विल बी लेफ्ट आउट. तो अभी मान लो मेरे को पता करना है ना, पीक पता करना है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का. मेरे को फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक दे रखा है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, उसमें से बेस फ्लो को माइनस कर दूंगा. सो फ्लड हाइड्रोग्राफ से डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के पीक को निकालने के लिए वी विल बी सब्सट्रैक्टिंग द बेस फ्लो फ्रॉम दैट ओनली. बस
तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बेसिकली रेनफॉल के कारण जो आपको डायरेक्ट रन ऑफ आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली उसकी बात कर रहा है आपसे ना। क्लियर है? नाउ ये किसी भी रेनफॉल वैल्यू के कारण क्रिएट हो सकता है कहीं पे 5 सेंटीमीटर बारिश हुई हो, कहीं पे 8 सेंटीमीटर बारिश हुई हो, कहीं पे 10 सेंटीमीटर बारिश हुई हो, तो कुछ भी रेनफॉल की वैल्यू रही होगी, देयर में भी पॉसिबिलिटी, मान लो कुछ भी रेनफॉल रहा होगा जो कि रन ऑफ में कन्वर्ट होगा ना। मैंने बोला पी इफेक्टिव बारिश होने के कारण ये आपको ऐसा हाइड्रोग्राफ दिखाई दिया है। अब सपोज करो इसी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को अगर मैं सिर्फ एक यूनिट रेनफॉल के लिए देखूंगा, अगर एक यूनिट रेनफॉल हुआ होता ना कहीं पे, लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर रेनफॉल अगर हुआ होता कहीं पे, तो उस केस में फिर मेरे को क्या इसके कैसा हाइड्रोग्राफ मिलता, कैसे ऑर्डिनेट्स मिलते मेरे को, कैसे निकालूंगा मैं वो चीज? सिंपल, इस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को मैं इफेक्टिव रेनफॉल से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को 1 सेंटीमीटर यूनिट रेनफॉल के कारण ऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, पी बारिश के कारण जो आपको ऑर्डिनेट मिल रहे हैं, अगर आप उसको रेनफॉल से डिवाइड कर दोगे, पी इफेक्टिव से डिवाइड कर दोगे ना, बारिश की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको 1 सेंटीमीटर रेनफॉल के कारण मिल जाएगा ना, यूनिट के कारण मिल जाएगा आपको। सो जो हाइड्रोग्राफ आपको यूनिट रेनफॉल के कारण आइडिया दे रहा है ना, हाइड्रोग्राफ दैट इज प्लॉटेड फॉर द यूनिट रेनफॉल, सो द हाइड्रोग्राफ विच इज प्लॉटेड फॉर द यूनिट रेनफॉल, मतलब 1 सेंटीमीटर रेनफॉल के कारण जो हाइड्रोग्राफ आपने प्लॉट किया उसको हम बोलते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ कहते हैं। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, इस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को डिवाइड करना होगा, बस इफेक्टिव रेनफॉल से, कितना इफेक्टिव रेनफॉल था उससे डिवाइड कर दो, सिंपल। और जनरली 1 सेंटीमीटर बताया जाता है, दैट इज गिवन इन द सेंटीमीटर, मतलब पर रेनफॉल जो वैल्यू हम डिनोट करते हैं ना, वो जनरली सेंटीमीटर में डिनोट कर रहे होते हैं। सो 1 सेंटीमीटर बारिश के कारण जो आपके पास में हाइड्रोग्राफ का पीक मिलेगा, हाइड्रोग्राफ के जो ऑर्डिनेट्स मिलेंगे उसको कहेंगे हम यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो अगर मुझे पीक निकालना उस यूनिट हाइड्रोग्राफ का, तो कैसे? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के पीक को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? इफेक्टिव रेनफॉल के वैल्यू से, तो मेरे को मिल जाएगा यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक मिल जाएगा। सो ये सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे जो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी। होता क्या है, क्या स्टेप्स हैं वो मैंने आपसे सारी बातें बताई है, जस्ट एक रीड कर लेते हैं इसको ना। देखो, हाइड्रोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर द रन ऑफ डिस्चार्ज। हाइड्रोग्राफ किसमें हेल्प करेगा? आपकी रन ऑफ को पता करने में हेल्प करेगा कि कितना रन ऑफ आपके पास क्रिएट हुआ है। द एरिया अंडर द डिस्चार्ज इन द टाइम कर्व गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ। ये भी चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं इस कर्व के अंडर में एरिया निकालूंगा ना, तो मेरे को वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ मिल जाएगा। किस तरीके से? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिस्चार्ज होगा भाई, डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब पर यूनिट टाइम होता है ना, वॉल्यूम अपॉन टाइम इनटू एरिया। निकालने के लिए एक्स ऑर्डिनेट टाइम से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, तो एरिया निकाला तो टाइम से टाइम कैंसिल नहीं होगा आपके पास, बचेगा क्या? मीटर क्यूब बचेगा। और ये मीटर क्यूब किसकी यूनिट है? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द, दैट इज द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम, दैट इज द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम। तो मतलब अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, हाइड्रोग्राफ के अंडर में जो एरिया आ रहा होगा, दैट विल बी एक्चुअली गिविंग मी द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ। वो मेरे को वॉल्यूम बताएगा रन ऑफ की कितनी क्रिएट हुई है। समझ आई ये पॉइंट आपको? क्या मीनिंग है इस बात का? अब देखो, हाइड्रोग्राफ इज ए प्लॉट बिटवीन डिस्चार्ज एंड द टाइम। ये आपको डिस्चार्ज और टाइम के बीच का ही कर्व होता है, जैसा मैंने बताया अभी जस्ट। तो किसी भी रीजन पे जब बारिश होती है ना, तो उस केस में आपको रेन मतलब बेसिकली कैसे कैसे रन ऑफ डिस्चार्ज वेरी करते दिखाई देते हैं, उसका ये आपको आइडिया देता है। होता क्या है, ये पूरी कहानी क्लियर हो चुकी होगी आपको ना। जो जो स्टेप्स मैंने बताए, सेम स्टेप्स आपके पास मेंशन है। लेट अस सपोज करो मैंने आपसे जस्ट एग्जांपल के रूप में कुछ भी 5 आवर रेनफॉल कंसिडर कर लिया है। तो बारिश कितने समय के लिए हुई है? 5 आवर्स के लिए बारिश हुई है। तो 5 आवर हाइड्रोग्राफ में आपसे जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने कंसिडर किया आपसे। सपोज करो आपके पास में कोई 5 आवर हाइड्रोग्राफ है। सो आपको ना उससे एनालाइज करके, उस हाइड्रोग्राफ को एनालाइज करके, 5 आवर हाइड्रोग्राफ को एनालाइज करके आपको 5 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक निकालना है। हाउ टू कैलकुलेट दैट? जस्ट फॉलो द सेम स्टेप्स। देखो, सबसे पहले पीक पता करोगे 5 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ का। यही बताया था कि अगर पीक पता होगा आपको ना फ्लड हाइड्रोग्राफ का, तो आप उसको डिवाइड कर, आप उसको उसमें से बेस फ्लो को माइनस कर देना, तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का पीक मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसका पीक पता करो। नाउ टू डिटरमाइन द पीक ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, जस्ट सब्सट्रैक्ट द बेस फ्लो फ्रॉम द फ्लड हाइड्रोग्राफ। ये स्टेप बताया मैंने जस्ट आपको, यही सेम आप फॉलो करोगे अभी ना। नेक्स्ट, नाउ पीक ऑफ 5 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे बताओगे? 5 आवर DRH, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के पीक को आपने डिवाइड किया किससे? एक्सेस रेनफॉल से डिवाइड कर दिया है, बस आ जाएगा आंसर निकल कर आपके पास में। यूनिट हाइड्रोग्राफ भी मैंने आपको बताया था, ये एक तरह से डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ही होता है, लेकिन ये किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? दैट इज बिकॉज ऑफ द 1 यूनिट डेप्थ ऑफ द रेनफॉल। ये 1 यूनिट रेनफॉल डेप्थ के कारण क्रिएट होता है। और जनरली कितना? सेंटीमीटर ले लेते हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई पूरी कहानी कंप्लीट। अब तो बस इसको क्या देखना है, सिंपल इसका सॉल्यूशन कर लेना है। देखिए भैया सॉल्यूशन में इसमें क्या डाटा दिया है क्वेश्चन के अंदर इसने। सो इसने क्वेश्चन में आपको देखो, यही मैंने बोला था कि किसी भी ड्यूरेशन का हो सकता है। जैसे 4 आवर का हाइड्रोग्राफ दे रखा है,
और इसका पीक कितना दिया है 240 मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि 4 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ आपके पास में है जिसका पीक है 240, यानी कि इसको मैं लिख दिया QPF, यानी कि पीक ऑफ द फ्लड हाइड्रोग्राफ इज 240 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अब आपको निकालना है क्या, द पीक ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है आपको। सिंपल, तो सेम स्टेप्स फॉलो करिए। इस फ्लड हाइड्रोग्राफ के पीक से आप पहले किस पे पहुंचिए, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के पीक पे पहुंचिए। कैसे, इसमें से बेस फ्लो को माइनस करके। तो मैं QP लिख रहा हूं, मतलब पीक ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। कैसे निकालोगे, QPF माइनस बेस फ्लो किया आपने, दैट इज 240 माइनस बेस फ्लो कितना हो जाएगा आपके पास में, दैट इज गिवन है क्वेश्चन में 40, ये दे रखा है 40 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब लास्टली क्या बचता है, आपको पीक निकालना है ना यूनिट हाइड्रोग्राफ का, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का। तो सिंपल क्या करो, इस पीक ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को आप रेनफॉल एक्सेस से डिवाइड कर दो, और मैंने बोला था सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर से इसको डिवाइड कर दो। सिंपल, वेरी सिंपल। तो आपको पीक मिल जाएगा यूनिट हाइड्रोग्राफ का। तो कितना आएगा 200 डिवाइडेड बाय 8 अगर आप करोगे ना लगभग, तो ये कितना निकल के आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 25 मीटर क्यूब पर सेकंड निकल के आएगा। यस ठीक है, 200, हाँ ठीक है 25 आ जाएगा, हाँ ठीक है 200, यानी कि डी शुड बी दी आंसर फॉर दिस वन। सो आई थिंक पूरा स्टेप क्लियर हुआ होगा आपको। जस्ट डिवाइड दिस, इसको 200 को डिवाइड कर लो ना 8 से, तो QP मिल जाएगा, स्मॉल QP मतलब पीक ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ, दैट इज 25 मीटर क्यूब पर सेकंड। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। Okay, so in the next question, yes, this is the question. The question is from the topic evaporation. So just first of all, try to check out the concept, then we will be coming back to the solution. ठीक है भाई। So थोड़ा सा आपको देख लेना इसके बारे में कि होता क्या है। देखो, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब हम सब समझते हैं कि पानी का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, इज कॉल्ड एज द इवेपोरेशन। लेक वगैरह में इवेपोरेशन कैलकुलेट करना होता है अगर आपको, तो आप डायरेक्टली लेक में कैलकुलेट नहीं करते हो। What you will be doing, you will be just simply placing a pen. आप क्या करेंगे, एक पेन को प्लेस करोगे कहाँ पे, लेक के पास में, और पेन में नोट करोगे कितना इवेपोरेशन हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पेन इवेपोरेशन। नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट पेन इवेपोरेशन ना, आपने एम्पिरिकली बाय यूजिंग अ कोफिशिएंट, जिसको हम लोग पेन कोफिशिएंट कहते हैं, उस पेन कोफिशिएंट को यूज किया आपने, और उस पेन के इवेपोरेशन को लिंक किया आपने फिर लेक इवेपोरेशन के साथ में। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली फाइंड द पेन इवेपोरेशन फर्स्ट, पेन को प्लेस करो लेक के पास में, उसमें इवेपोरेशन निकालो। उसके बाद उस पेन के इवेपोरेशन को ना एक कोफिशिएंट को यूज करके, जिसको हम लोग पेन कोफिशिएंट कहते हैं, उसको आप यूज करके लिंक कर दो किसके साथ, लेक इवेपोरेशन के साथ उसको लिंक कर दो। ठीक, पेन इवेपोरेशन अलग आएगा, लेक इवेपोरेशन अलग निकल के आएगा, क्योंकि पेन की बॉडी अलग टाइप की होती है जिसमें आप इवेपोरेशन निकाल रहे हो, लेक की बॉडी अलग टाइप की होती है। पेन जनरली मेटल वगैरह से बनता है, तो वो जल्दी हीट अप हो जाता है, ज्यादा पानी अच्छे से तेजी से पानी इवेपोरेट करता है। लेक के साइड में तो मिट्टी विट्टी होगी ना, तो वो इतना जल्दी हीट अप नहीं होता है, तो उसमें अलग कंडीशन निकल के आती है। तो बेसिकली दोनों में वैल्यू सेम नहीं होंगी, आपको पेन इवेपोरेशन को लिंक करना पड़ेगा लेक इवेपोरेशन के साथ। वो आप कैसे करोगे, बाय यूजिंग द पेन कोफिशिएंट। सो इस कंडीशन के हिसाब से देखो, इवेपोरेशन इज मेजर्ड यूजिंग एन ओपन पेन, ये मैंने बताया, आप एक पेन को यूज करके इवेपोरेशन निकालोगे। नेक्स्ट, अब उस पेन इवेपोरेशन को लेक इवेपोरेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, पेन कोफिशिएंट का यूज करते हो, और वो ये रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन कि भैया लेक इवेपोरेशन किसके बराबर होता है, पेन कोफिशिएंट इनटू पेन इवेपोरेशन के बराबर होता है। समझना, ये इंपॉर्टेंट है रिलेशन। इसको यूज करके ना देखो, पेन इवेपोरेशन निकालेंगे हम लोग, कोफिशिएंट आपको दे दिया जाएगा, उसके बाद आप सिंपली लेक इवेपोरेशन निकाल सकते हो। ये मैंने बताया भी आपको, लेक इवेपोरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वाटर इवेपोरेटिंग फ्रॉम द नेचुरल लेक। लेक इवेपोरेशन किसको बताता है, लेक में से पानी के इवेपोरेशन को बताता है, वाइल पेन इवेपोरेशन किसको बताएगा, पानी का इवेपोरेशन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पेन। पेन इवेपोरेशन पेन में से इवेपोरेशन को इंडिकेट करेगा आपको। क्लियर है। नाउ अब ये है कि ये बात बताई मैंने आपको कि, तो नाउ पेन इवेपोरेशन टिपिकली बीइंग हायर देन द एक्चुअल लेक इवेपोरेशन। पेन इवेपोरेशन जनरली हायर मिलेगा आपको लेक इवेपोरेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि दोनों की बॉडीज अलग अलग टाइप की होती है। पेन अगर आप देखो ना, डिजाइन डिफरेंसेस एक्सपोज टू मेटल साइड्स, बेसिकली पेन का साइड्स ना मेटल वगैरह का बना होता है, तो वो जल्दी हीट अप हो जाता है, हीट अप रेडिली अंडर द सन। ठीक है, लेकिन लेक वगैरह किससे बनती है, मिट्टी विट्टी होगी साइड में, तो इतनी जल्दी हीट अप नहीं होती है। तो इसीलिए आपको लेक इवेपोरेशन निकालने के लिए ना, पेन इवेपोरेशन से आप पेन कोफिशिएंट को यूज करके इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। क्लियर है। सो आई थिंक ये थ्योरी कवर हुई होगी, अब तो कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में ना। फिर
नाउ जस्ट आपको वैल्यू फॉर्मूला पुट करना था, आंसर निकल जाएगा आपके पास में। देखिए भैया क्या दिया था, कैलकुलेट करना है इवेपोरेशन फ्रॉम ए पोंड, पोंड से इवेपोरेशन निकालना है आपको। पेन इवेपोरेशन आपको ये दिया है 45 mm, पेन कोफिशिएंट दिया आपको 0.7। सो हमें पता है रिलेशन अभी हमने देखा था कि लेक इवेपोरेशन कितना होता था, CP पेन कोफिशिएंट इनटू पेन इवेपोरेशन होता था। तो क्या वैल्यू दी है इसने, CP की वैल्यू दी है इसने 0.7 इनटू पेन इवेपोरेशन कितना दिया है आपको 45 दिया है। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 31.5 के आसपास निकल के आ रहा है, यानी कि दैट इज पेन इवेपोरेशन से लेक इवेपोरेशन चेंज हो गया वैल्यू। पेन इवेपोरेशन 45 था, लेक इवेपोरेशन कितना हो गया 31.5 के आसपास निकल कर आ रहा है। सो दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये कुछ स्टैंडर्ड चीजें आपके पास में, जस्ट मैंने डाटा बता दिया ना। पेन कोफिशिएंट की वैल्यू अलग अलग होती है, अलग अलग टाइप के पेन के बेसिस पे कितनी कितनी होती है वो बताइए। देखो क्लास ए पेन के लिए 0.7 एक वैल्यू लेके चल सकते हैं हम पेन कोफिशिएंट की। इंडियन स्टैंडर्ड पेन के लिए हम 0.8 लेके चल सकते हैं। कोलोराडो सनकन पेन के लिए 0.78 लिया जा सकता है। फ्लोटिंग पेन के लिए इसकी वैल्यू 0.8 तक होती है लगभग। बाकी ये रेंज इधर मेंशन कर दी है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी ना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट कर्व, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली 21 क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस की भाई क्या मीनिंग है इस बात का। द मास कर्व ऑफ रेनफॉल इज ए प्लॉट ऑफ, फर्स्टली वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन वी विल बी कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन। मास कर्व किस किस के बीच में प्लॉट किया जाता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट टाइम, एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन अगेंस्ट टाइम, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट टाइम, नन ऑफ द अबव। कैसे होगा देखो, देखिए भैया मास कर्व, मास कर्व किसके बीच में होता है, इट इज बेसिकली प्लॉटेड बिटवीन टोटल एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन एंड टाइम। ये होता है कर्व, टोटल एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन एंड टाइम के बीच में इसको प्लॉट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मास कर्व कहते हैं। नाउ ये कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे कर्व दिखाई भी दे रहा होगा। इस साइड पे मैंने टाइम प्लॉट किया है, क्लियर है। इस साइड पे मैंने टोटल एक्यूमुलेटेड रेनफॉल को प्लॉट किया है कि कितना हुआ है बारिश। ऐसा कुछ कर्व दिख रहा है अलग अलग ड्यूरेशन में, लेट अस सपोज 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, अलग अलग ड्यूरेशन हो गई। और कितना कितना बारिश हुआ है, ये बारिश हो गया, इतना रेनफॉल हुआ है, यानी कि टोटल शुरू के अगर मैं 20 आवर्स में देखूंगा ना तो इतना मेरे को बारिश मिल रहा है टोटल, यहाँ तक 20 mm तक। अब 20 से 40 के बीच में फिर से ये कैसा हो रहा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रह रहा है, यानी कि कोई भी इंक्रीज इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है BC पोर्शन में। इसका मतलब इस ड्यूरेशन में बारिश नहीं बढ़ी है, इस बीच में B से C के बीच में बारिश इंक्रीज नहीं हुई है। इसका मतलब इस पार्ट में क्या बोल सकते हो आप लोग, नो रेनफॉल। अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना पूरा, इसका मतलब इस पोर्शन में कोई बारिश नहीं हुई है, सिंपल। फिर से 40 से 60 के बीच में फिर से बारिश इंक्रीज कर गई, यस, और फिर से 60 से आगे फर्दर ये कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया फिर से। इसका मीनिंग फिर से DE के बीच में फिर से हॉरिजॉन्टल, मतलब बारिश का नो इंक्रीज, मतलब यहां पर भी नो रेनफॉल। तो अगर हॉरिजॉन्टल जाता है ना किसी पर्टिकुलर रीजन में ये वाला कर्व आपका, तो इसका मतलब उस रीजन में इंडिकेशन मिलता है हमें कि उस रीजन में कोई बारिश नहीं हुई है, क्लियर है। सो दिस इज एक्चुअली द मास कर्व, जिसको बोला जाता है। क्या होता है ये मैंने बताया आपको। नेक्स्ट एक और कर्व आता है इसमें जिसका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, दैट इज एक्चुअली हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ का भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ये होता है हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ है, हाइटोग्राफ किसके बीच में प्लॉट करोगे, दैट इज टाइम होएगा आपके पास में, और इधर क्या होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी होगा, दैट विल बी द रेनफॉल इंटेंसिटी हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट एक तरह से बार चार्ट होता है, सिंपल, दैट इज व्हाट, बार डायग्राम ना। ऐसी इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें आपने क्रिकेट वगैरह में देखी होंगी बनी हुई ना, क्रिकेट वगैरह के मैचेस देखते होंगे तो उसमें ऐसे दिखाते हैं। तो बार चार्ट होता है एक तरह से, किसके बीच में, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में। सपोज करो मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करता हूं, जो पूरा ये एरिया आ रहा है ना इस हाइटोग्राफ के अंडर में, उसको निकालने की मैं अगर कोशिश करूं तो क्या होगा, देखो वाई एक्सिस पे तो इंटेंसिटी लिखा है, इंटेंसिटी मतलब रेनफॉल डेप्थ डिवाइडेड बाय द टाइम, क्लियर। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, एक्स एक्सिस पे लिखा है टाइम, टाइम मान लो आवर्स में लिखा है, तो आवर से आवर कैंसिल, बचेगा क्या, सेंटीमीटर बचेगा, मतलब एक तरह से टोटल रेनफॉल मिलेगा आपको। सो यानी कि अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे ना इस कर्व के अंडर में, सो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द टोटल रेनफॉल, आपको टोटल रेनफॉल की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द सिंपल पॉइंट। सो यही बताया मैंने आपको ना, जस्ट हाइटोग्राफ इज अ कर्व शोज हाउ रेनफॉल इंटेंसिटी चेंजेस ओवर टाइम। किसी टाइम के साथ रेनफॉल इंटेंसिटी कैसे चेंज करी है उसका आइडिया दे रहा है आपको। ये यूजुअली क्या होता है, बार चार्ट ही होता है एक तरह से ना, जो कि रेनफॉल इंटेंसिटी को वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है, टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करके हम लोग बनाते हैं, क्लियर है। एक बात और बताई इसमें मैंने,
कि जो एरिया होगा, द एरिया अंडर द हाइटोग्राफ शोज द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन जो कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में हुआ है। यही बताया कि टोटल बारिश कितनी हुई है उसका आइडिया आपको ये देगा किसी भी समय में, बस इसको हाइटोग्राफ बोलते हैं। अब तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन देख लो बस सिंपल ना। क्वेश्चन में जो दिया था, मास कर्व किसके बीच में प्लॉट किया जाता है? एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम। सो दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, आई थिंक ये समझ आ चुका होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोलॉजी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे इन द एग्जाम। सो यहाँ से आपको सारी कहानी क्लियर हो चुकी होगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन थे, कैसी कैसी कंडीशंस थी। ऑल द कंडीशंस आर क्लियर टू एवरीबॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस हाइड्रोलॉजी सेशन। हाइड्रोलॉजी का सेशन कंप्लीट हो गया आपके पास में। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट बेसिकली सब्जेक्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन के साथ आएंगे आपके पास में और उसी को इस तरह से डिस्कस करेंगे इन द डिटेल्ड मैनर। क्लियर है? सो आई होप यू वुड हैव लाइक दिस। आपको समझ आया होगा, पसंद किया होगा आपने, तो इसको शेयर करना जस्ट। बाकी पॉइंट इज दैट कि अगेन मैंने बताया नोटिफिकेशन आएगा 200% पीडब्ल्यूडी का भी एंड असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर का भी इलेक्शन है, तो फिर तो भाई पक्का चांसेस है ही। सो डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, तैयारी को जल्दी शुरू कर दो, टाइमली शुरू कर दो, सो दैट बाद में आपको बहुत ज़्यादा फिर इसमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कम समय के कारण ना। पहले से ही तैयार रखिए आपकी सिलेबस कंप्लीट अगर हो रखा होगा ऑलरेडी, सो नोटिफिकेशन आते ही फिर आप सिंपल उसको रिवाइज कर सकते हो बस। बाकी किसी प्रकार की भी एनी काइंड ऑफ द क्वेरी यू कैन सिंपली लाइक यू हैव मल्टीपल मोड्स ऑफ बेसिकली रिजॉल्विंग योर क्वेरी, लाइक यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन द कॉन्टेक्ट नंबर्स जो कि मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप जस्ट एक गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, सेंटर भी चंडीगढ़ में है उसको भी विजिट कर सकते हैं, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नेक्स्ट फर्दर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके पास में दोबारा मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। कोई भी क्वेरी होगा, कुछ भी होगा तो बताना, जस्ट डोंट वेट फॉर द टाइम, जस्ट स्टार्ट इट राइट नाउ। थैंक यू।